आज के टाइम में इंसानों ने पैसों को इतना ज्यादा आगे रख दिया है कि वे ना तो अपना ध्यान रखते हैं ना ही दूसरों का। और इंसान पैसों को इतना ज्यादा महत्व देने लगा है कि वे अपनी जान को भी दांव पे लगा देते हैं और उन्हें ये भी पता नहीं होता है कि आखिरी में उनके साथ क्या अंजाम हो सकता है। हाय गाइस, मेरा नाम है संजय और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची घटनाओं की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यह घटना है साल 1999 की। जापान के टोकाई गांव में स्थित जैसिको फैक्ट्री, जो कि बिजली बनाने वाली कंपनियों को ईंधन सप्लाई का काम किया करती थी। लेकिन 30 सितंबर को यह फैक्ट्री अपने शेड्यूल से 2 दिन पीछे चल रही थी और फैक्ट्री के कर्मचारियों पर काफी ज्यादा दबाव था, क्योंकि इन्हें जल्दी से जल्दी बिजली बनाने वाली कंपनियों को ईंधन सप्लाई करना था। और ईंधन बनाने का काम ज्यादातर समय 3 लोग ही किया करते थे और इन तीनों लोगों को आज के दिन ईंधन बनाने का भी काम सौंपा गया। और तीनों ओसाओशी, शिनोहारा और ओकाकावा तीनों मिलकर काम पर लग गए और साथ ही में जल्दी और ज्यादा ईंधन बनाने के लिए यूरेनियम की मात्रा भी बढ़ा दी गई। सामान्य तौर पर 2.4 किलो यूरेनियम ईंधन बनाने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन आज इसकी जगह 16 किलो यूरेनियम ईंधन बनाने के लिए यूज किया जाना था। हालांकि यह काम मशीनों द्वारा मिलाकर किया जाता था, लेकिन कभी कभी ये ईंधन बनाने के लिए खुली बाल्टी और टैंक का उपयोग करते थे। लेकिन इससे पहले इन्हें सेफ्टी के लिए किसी ने कुछ बोला भी नहीं और ना ही ध्यान दिया। लेकिन आज इन्होंने इसी प्रकार बिना मशीन की सहायता से ईंधन बनाने की प्रोसेस शुरू की। इसके लिए ओसाओशी ईंधन बनाने वाले टैंक के ऊपर चढ़ गया, जबकि शिनोहारा 16 किलो यूरेनियम से भरी हुई स्टील की बाल्टी को लेकर ओसाओशी को पकड़ा दी। इस काम में योकोकावा भी इनकी मदद कर रहा था। जब ओसाओशी ने बाल्टी में भरे हुए यूरेनियम को टैंक में डाला तो उसमें ईंधन बनने का रिएक्शन बिगड़ गया और जिस कमरे में ये काम कर रहे थे वह पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया, क्योंकि यूरेनियम की मात्रा पहले के दिनों के मुकाबले 7 गुना ज्यादा थी। और इस नीली रेडियो एक्टिव रोशनी के कारण ओसाओशी और इनके साथी तीनों ही घायल हो गए, जिसके बाद इन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा इनकी पूरी जांच की गई। और इनके रेडियो एक्टिव जांच में पता चला कि ओसाओशी 17 सीवर्ट से रेडियो एक्टिव हुए हैं, जबकि शिनोहारा 10 सीवर्ट से रेडियो एक्टिव हुए। अगर ओकाकावा की बात करें तो 3 सीवर्ट से रेडियो एक्टिव हुए। अगर हम इंटरनेशनल रेडियो एक्टिव सेफ्टी लिमिट के हिसाब की बात करें तो लगभग 0.2 सीवर्ट एक इंसान पूरे साल भर में झेल सकता है। लेकिन ओसाओशी, योकोकावा और शिनोहारा इससे कई गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव थे। लेकिन ओसाओशी और योकोकावा की बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी और रेडियो एक्टिव होने के बाद तीनों बहुत ही ज्यादा दर्द और उल्टियां कर रहे थे। जब ओसाओशी की टेस्ट रिपोर्ट आई तो पता चला कि इसके शरीर में डीएनए पूरी तरह से खत्म हो चुका है और व्हाइट ब्लड सेल भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जिसके कारण ओसाओशी को एडवांस फैसिलिटी वाले रूम में रखा गया ताकि इन्हें किसी प्रकार का कोई भी वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्शन न हो सके। और डॉक्टर भी इस बात से हैरान थे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद यह बंदा जिंदा कैसे है। डीएनए खत्म होने के कारण ओसाओशी की नई सेल्स नहीं बन रही थी, क्योंकि डीएनए के द्वारा ही नई सेल्स के निर्माण को प्रेरित किया जाता है। हालांकि ओसाओशी शुरुआती दिनों में ठीक ठाक बीमार जैसे दिखाई दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया तो इसकी पुरानी सेल्स जड़ने लगे और नई सेल्स का तो निर्माण ही नहीं हो रहा था, जिसके कारण इसका पूरा शरीर लाल हो गया और ये बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई देने लगे। और इसके शरीर में व्हाइट ब्लड सेल नहीं बनने के कारण भी इसका इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर हो गया, जिसके कारण ओसाओशी को पेरिफेरल ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ी। और इनका पेरिफेरल ब्लड चढ़ाने के लिए इनका ब्लड का मैच इनकी बहन के साथ हुआ, जिसके बाद इनकी बहन से ब्लड लेकर ओसाओशी को पेरिफेरल ब्लड चढ़ाया गया। लेकिन ओसाओशी की स्किन धीरे धीरे खत्म हो रही थी और इनके शरीर का फ्लूइड भी कुछ मात्रा में बाहर निकलने लगा। और ट्रीटमेंट के दौरान जब इन्हें मेडिकल टेप लगाया जाता था तो उस टेप को छुड़ाने के बाद इनकी स्किन भी बाहर आ जाती थी, जिसके कारण मेडिकल टेप का यूज करना भी बंद कर दिया गया। और कुछ दिनों बाद इनके शरीर से लगभग 1 लीटर के करीब बॉडी फ्लूइड बाहर निकलने लगा, साथ में ब्लड भी बहने लगा। और कभी कभी तो इन्हें इतना ज्यादा पेन होता था कि ये दर्द से बुरी तरह चिल्लाते थे। कोई भी उसका दर्द देखकर बयां नहीं कर सकता था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए ओसाओशी के शरीर से करीब 10 लीटर फ्लूइड निकलने लगा और इतना ही फ्लूइड इन्हें चढ़ाया भी जाता था, कभी दिन में 2 बार तो कभी 3 बार। और इनकी आंखों से भी ब्लड निकलने लगा था, जिसके कारण ओसाओशी की बहन बोलती थी कि वह खून के आंसू रो रहा है और दर्द कम करने के लिए डॉक्टर्स उसे अधिक मात्रा में
नारकोटिक और ब्लड और आईवी फ्लूइड चढ़ाते थे, जिसके कारण उसका हार्ट रेट 120 से अधिक हो गई थी और शरीर की स्किन खत्म होने के कारण इनका पूरा शरीर लाल बहते हुए खून में दिखाई देता था और ये देखने में इतने भयानक हो गए थे कि जो कि आप समझ सकते हैं। लेकिन एक दिन ओसावची ओची को इस दर्द से छुटकारा मिल गया और वे गहरी नींद में चले गए। लेकिन जापान के कानून के अनुसार डॉक्टर्स को मजबूरन ओसावची ओची को सौंप दिया गया और सीपीआर दी गई, जिसके कारण फिर से ओसावची ओची जिंदा हो गए और उसी दर्द में वापस लौट आए। और घटना के 81 दिन के बाद डॉक्टर ओसावची ओची की फैमिली से मिले और उनसे बोला कि ओसावची ओची को बचा पाना नामुमकिन है, अगर आप चाहे तो इस बार उसकी धड़कन रुकने पर उसे हम ना ही सीपीआर देंगे ना ही किसी प्रकार का शॉक देंगे। और अंत में 2 दिन के बाद ऐसा ही हुआ। ओसावची ओची एक गहरी नींद में चले गए और इस कराते हुए दर्द से छुटकारा मिल गया। जब बाद में डॉक्टर से ओसावची ओची के बारे में पूछा गया तो वे उसकी कहानी बताते हुए नर्वस हो जाते थे। और ओसावची ओची दुनिया का पहला इंसान है जिसने इतना ज्यादा 17 सिवट का रेडिएशन सहन किया था। और घटना के समय ओची की उम्र केवल 35 वर्ष थी। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि ओसावची ओची को उसकी फैमिली के कहने पर जिंदा रखा गया था या फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिंदा रखा गया था। तो गाइस आज की वीडियो से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें दूसरों की जिंदगी को और अपनी जिंदगी को पैसों के लिए कभी खतरे में नहीं डालना चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।